नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के ऊपर। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक और तेलंगाना के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 2024 का चुनावी एजेंडा स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, कर्नाटक और तेलंगाना में जो ऐतिहासिक जीत मिला कांग्रेस पार्टी का, जो ऐतिहासिक जीत मिला है कांग्रेस पार्टी को, उस जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने अपने 2024 चुनाव का एजेंडा स्पष्ट कर दिया है कि 2024 चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वह क्या करेगी, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इसमें कोई शंका नहीं है। जी हाँ, और ऐसा कैसे किया है, कैसे स्पष्ट किया है? तो दरअसल आप सभी को पता होगा कि 2021 के अक्टूबर-नवंबर में कर्नाटक के उडुपी से हिजाब विवाद का मुद्दा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे जोर शोर से चला था। उस समय कर्नाटक के कुछ कट्टरपंथियों का यह मांग था कि स्कूल कॉलेजों में उनको हिजाब पहनकर जाने देना चाहिए, हिजाब की अनुमति होनी चाहिए। जबकि सभी को पता है कि पूरे देश में जो शिक्षण संस्थान है उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है। प्राइवेट स्कूलों का अपना होता है, सरकारी स्कूलों का सरकार तय करती है, और जो स्कूल या कॉलेज तय करती है उसी ड्रेस को आप पहनकर स्कूल या कॉलेज या शिक्षण संस्थान में जा सकते हैं। लेकिन कर्नाटक के कुछ लोगों का यह मांग था कि उसको अपने मन मर्जी का जो पोशाक है उसको पहन के जाने देना चाहिए। इसके बाद उस समय की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने उस हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और यह आदेश दिया था पूरे राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों को कि कोई भी विद्यार्थी कॉलेज या स्कूल परिसर के अंदर धार्मिक पोशाक पहनकर नहीं आएगा। जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसका सख्ती से पालन हो। उसके बाद वह पूरा मुद्दा कर्नाटक से निकलकर पूरे देश में छा गया था, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक लंबी सुनवाई हुई थी। और लंबी सुनवाई होने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का स्पष्ट फैसला था मार्च 2022 का कि शिक्षण संस्थानों में जो उनका अपना ड्रेस कोड लागू है, जो है वही लागू रहेगा, उसका अनुपालन हो। किसी तरीके का कोई धार्मिक पोशाक या किसी भी व्यक्ति का अपना मन मर्जी का पोशाक नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी किया था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। फिर भी इस देश में बहुत सारे कट्टरपंथी उसको धर्म से जोड़कर देखते हैं और उन कट्टरपंथियों का सहयोग कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। जी हाँ, दरअसल उस पूरे हिजाब मुद्दे पे जिसका अभी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस हिजाब विवाद को एक बार फिर से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और उनका मुख्यमंत्री के सिद्धरामैया एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। फिर से उस बोतल में बंद हिजाब जीन को बाहर ला दिया है, खोल दिया है। अब फिर से देश में उस पर चर्चा होना शुरू हो गया है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धरामैया ने कल पब्लिक मंच से बयान दिया कि जो बीजेपी सरकार ने हिजाब पे बैन लगाया था शिक्षण संस्थानों में, हम उस बैन को हटाते हैं और आपका मर्जी है कि आप क्या पहनिएगा, क्या खाइएगा। सुनने में तो ये अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के खाने पे, किसी के पहनने पे कैसे प्रतिबंध लगा सकता है, वो सांप्रदायिकता फैला रहा है। हम यह आदेश वापस लेते हैं। सभी जिला के डीएमओ को आदेश दे दिया गया है कि वह उन आदेशों को निरस्त कर दे और खुली छूट रहेगी, जिसको जो पहनना है पहनिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक तरह से कर्नाटक में अब कोई भी व्यक्ति हिजाब और बुर्का पहनकर किसी भी कॉलेज, स्कूल, एग्जाम, किसी भी तरीके का सरकारी संस्थानों में जा सकता है। जिस बुर्का और हिजाब पे दुनिया के कई एक इस्लामिक देशों में प्रतिबंध है, उस बुर्का और हिजाब को कांग्रेस कर्नाटक ने इजाजत दे दिया है पहनने को, जाने को। वो ये कह रहे हैं कि यह आपकी चॉइस है। तो फिर इस देश में जो संविधान बना है, जिस संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, वो क्यों किए गए, किस लिए किए गए हैं भाई? अगर अब कर्नाटक में कोई बच्चा नंगे चले जाएगा और वो कहेगा भाई मेरा चॉइस है, मैं कुछ पहनूं ही नहीं, तो क्या उसको अलाउ करेगी कर्नाटक की सरकार? कल से कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी या पढ़ने वाले इन
पैंट या जो भगवा शॉल होता है, तौलिया होता है, लुंगी होता है, उसको लपेट के चला जाएगा, बनियान पहन के चला जाएगा, गंजी पहन के चला जाएगा, कहेगा भाई मेरा मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। तो क्या उसको अलाउ करेगा कर्नाटक की सरकार? एक तरह से यह अराजकता फैलाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी का। जो मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस मुद्दा को इस तरीके से हवा देना, यह कांग्रेस पार्टी की उसी सोच को दर्शाता है जिसके लिए 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद जो हार की समीक्षा के लिए सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी जी के नेतृत्व में एंटनी कमेटी का गठन किया था। उस एंटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, जिसमें कई एक सारे बिंदु थे, लेकिन उसमें से एक बिंदु यह था कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुस्लिम प्रस्त पार्टी बन गई, उनकी पहचान अल्पसंख्यकों के और ज्यादा झुकने वाला बन गया, इसलिए उसको हिंदू वोट नहीं मिलता, उस कमेटी ने स्पष्ट कहा था। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी उस रिपोर्ट से कुछ सीखना नहीं चाहती है? वहीं कर्नाटक को के बाद आप तेलंगाना चले जाइए, तेलंगाना में अभी उनको बहुत बड़ी जीत मिली है। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सरकार ने जो तबलीगी जमात है, जिस तबलीगी जमात को आतंकवादी संगठन घोषित करके सऊदी अरबिया, धरती के सबसे बड़ा इस्लामिक देश, जिस देश को पूरे धरती पे जितने भी मुस्लिम है सब अपना मुकद्दस स्थान मानते हैं, जगह मानते हैं, उस देश ने उस तबलीगी जमात को आतंकवादी संगठन घोषित करके प्रतिबंधित कर दिया। सऊदी अरब में तबलीगी जमात प्रतिबंधित संगठन है। सऊदी अरब के सरकार ने कहा था कि तबलीगी जमात कुछ भी नहीं, यह एक आतंकवादी संगठन में रिक्रूटमेंट कराने वाली गेटवे है। इस रास्ते से आकर लोग आतंकवादी संगठनों में प्रवेश करते हैं, भर्ती होता है इसके माध्यम से आतंकवादियों का, और उसके ऊपर सऊदी अरेबिया में प्रतिबंध है। बहुत कई और देश हैं, छोटे छोटे इस्लामिक देश, जिसमें तबलीगी जमात प्रतिबंध है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार ने 6 जनवरी से तेलंगाना में के विकाराबाद जिले में 6 जनवरी से तबलीगी जमात का एक बैठक होने जा रहा है। उस बैठक के लिए, उस कार्यक्रम के लिए तेलंगाना सरकार ने अलग से तेलंगाना सरकार के बजट में 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। समझिए, बजट में प्रावधान किया है। एक तरीके से तेलंगाना सरकार ने तबलीगी जमात की इस बैठक को तेलंगाना का राज्य स्तरीय बैठक बना दिया। इस देश का संविधान सभी को अधिकार देता है कि वह अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह नहीं कहा गया कि सरकार उसमें मदद करेगी। लेकिन तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने खुले तौर पे तमिलनाडु के तेलंगाना के राज्य के बजट में यह प्रावधान किया 2.5 करोड़ रुपए का तबलीगी जमात को कार्यक्रम करने के लिए, देने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हैंड टू हैंड उस जिले के डीएम को 2.5 करोड़ रुपया उस जिले के वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया गया है, एक मुश्त 2.5 करोड़ रुपया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 2024 का अपना चुनावी एजेंडा स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि यह इस देश को समझना चाहिए कि सिर्फ 2 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई है, ऐतिहासिक जीत मिला है, तो वो ये सब कर रही है, तो जब देश में जीत जाएगा तो वो क्या करेगा? जो कांग्रेस पार्टी कहता है कि मैं 370 वापस लाऊंगा, तो जब इस तरीके का काम करता है कांग्रेस पार्टी 2 राज्यों में, तो फिर कहीं ना कहीं यह संदेह होता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो सच में ऐसा करेगी। आप शुरू से देख लीजिए कांग्रेस पार्टी को, नेहरू के समय से देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से, तो यह सभी जानता है कि किस तरीके से, किस कारण से इस देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में यह बात नहीं होता कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। इस देश का बंटवारा सिर्फ इसलिए हुआ कि नेहरू और जिन्ना दोनों को ही प्रधानमंत्री बनना था। न नेहरू पीछे हट सकते थे और न जिन्ना पीछे हट सकता था, और कारण यह हुआ कि दोनों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2 अलग अलग देश चाहिए था। इसलिए हिंदू मुस्लिम के आधार पे 2 देशों का निर्माण किया गया बांट के। एक देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, दूसरे का मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्र प्रमुख बने। उसके बाद से जिस तरीके से इस देश का बंटवारा होने के बाद भी 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश में वक्फ एक्ट बनाया। क्या जरूरत था वक्फ एक्ट का?
जब जिस देश का बंटवारा ही हो गया है हिंदू मुस्लिम के आधार पे, तो फिर इसमें वक्फ एक्ट की क्या आवश्यकता थी? दरअसल यह इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया कि उस वक्फ एक्ट के माध्यम से जो षड्यंत्रकारी ढंग से इस देश में बच गए थे, जो रह गए थे, उनको एक मजबूत हथियार मिल जाए कि वो धीरे धीरे इस पूरे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दे। जी हाँ, आज वक्फ एक्ट का क्या नुकसान है वो इस देश का हर एक व्यक्ति जानता है, खास करके जो मुस्लिम समुदाय से नहीं है, गैर मुस्लिम समुदाय। आज सबसे अधिक नुकसान है तो गैर मुस्लिमों को है वक्फ एक्ट से, और इसी उद्देश्य से वो बनाया गया था। आजादी के बाद जितनी भी शत्रु संपत्ति थी, उस सभी शत्रुओं संपत्तियों पे वक्फ एक्ट ने कब्जा कर लिया। आज जो सारा संपत्ति जो इस सरकार, इस देश का होता, इस सरकार का होता, भारत सरकार का, वह सारा का सारा संपत्ति वक्फ बोर्ड का है। उसके बाद जिस तरीके से इस देश में बंटवारा होने के बाद भी एक सेकुलर शब्द जोड़ा गया, इंदिरा गांधी ने जोड़ी। उसके बाद 1991 में जिस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1995 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन हुआ, उसके बाद 2013 में जिस तरीके से उसी वक्फ एक्ट को असीमित शक्ति दे दिया गया। यह सारा के सारा जो घटनाएं हैं वो इस बात को स्पष्ट करती है कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही यह एजेंडा रहा है कि इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। ये सब संयोग नहीं था कि एक तरफ एक समुदाय के लिए स्पेशल प्रावधान करते गए और दूसरे समुदायों के ऊपर कानूनों का, संविधानों का हवाला देकर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाते गए। और उसके बाद अब जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किया है, तेलंगाना में जो किया है, यह स्पष्ट करता है कि अगर कांग्रेस पार्टी 2024 में जीत जाती है तो उसका एजेंडा क्या है, वो क्या कर सकता है इस देश में। यह इस देश के लोगों को समझना चाहिए, खास करके सनातनियों को। आज कर्नाटक के वो सभी लोग जरूर पछता रहे होंगे जिन्होंने चंद सुविधाओं के खातिर अपने ही धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा से समझौता किया। तेलंगाना में लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन कर्नाटक में विकल्प था। विकल्प होते हुए भी कर्नाटक के लोगों ने एक ऐसा आत्मघाती फैसला किया जो अब उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। और यह आदेश आने के बाद, के सिद्धरामैया के इस आदेश के बाद, अब यह स्पष्ट है कि तेलंगाना में फिर से वही अफरा तफरी का माहौल बनेगा। जो हिजाब विवाद शांत था, फिर से वो हिजाब नामक जिन बाहर आएगा और फिर से उस पर राजनीति होगी। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी और उनके नेता भी जानबूझ के सब करते हैं, और उनका ऐसा करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद ही है। कोई खुद से अगर आत्महत्या करने का प्रयास करे, बार बार करे, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। यह सब कतई उचित नहीं था। इस तरीके का बातें सिद्धरामैया कर रहा है कि सभी को अब पहनने का, खाने का अपना अधिकार होना चाहिए। तो इसका मतलब जो इस देश में जो अलग अलग संस्थाओं में जो ड्रेस कोड बना है वो तो फालतू है। अगर के सिद्धरामैया के बातों को माना जाए तो कल को अगर भारतीय आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, थल सेना में अगर कहे कि भैया हमें जो इच्छा होगा हम वो पहन के आएंगे, हमें ड्रेस नहीं पहनेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? ये तो अराजक स्थिति है ना। ये अराजकता पैदा करने का ही तो प्रयास है। कल हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स कहेंगी कि हम ये ड्रेस नहीं पहनेंगे, हम तो जीन्स पैंट पहन के आएंगे, हम कुर्ता धोती पहन के आएंगे, हम साड़ी पहन के आएंगे, हमें जो इच्छा होगा वो पहनेंगे। कल इस हॉस्पिटल में नर्स कहेंगी कि हम बुर्का पहन के रहेंगे, भाई हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। उसके आड़ में कोई क्राइम हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिस तरीके से सिद्धरामैया ने स्कूलों में हिजाब को अलाउ कर दिया है, कल अगर हिजाब और बुर्का में लड़की के जगह पे लड़का अगर पहन के चला जाता है और वो एग्जाम दे देता है, नकल करता है, कौन उसको रोकेगा? हिजाब बुर्का ऐसा चीज है कि आप उसको चेक भी नहीं कर सकते, उसको आप उतरवा भी नहीं सकते, तुरंत धर्म का हवाला दे देगा कि ये जाती है मेरे साथ। पूरी तरह से एक अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश किया है के सिद्धरामैया ने, जिससे सरकारों को बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरीके का षड्यंत्र करती जा रही है, जिससे इस देश में अशांति, अव्यवस्थाएं फैले। देश में अगर जितना भी बड़ा समस्या है वो सभी कांग्रेस पार्टी का देन है। उन सभी समस्याओं के पीछे अगर देखिएगा तो हर समस्या के पीछे आपको कांग्रेस पार्टी खड़ा हुआ दिखेगा। दरअसल अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी हार के फ्रस्ट्रेशन में, या उसका एजेंडा यही रहा है कि वह किसी भी तरीके से सनातन और हिंदू को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। जहां भी उसे मौका मिल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ ऐसा काम कर रहा है जिससे हिंदुत्व और सनातन कमजोर हो, उसके बीच में बिखराव फैले।
वो आपस में लड़े, आपस में बिखर जाए, उसी जगह पे जो दूसरा समाज है वो एकजुट रहे। ऐसे ही नहीं, 2014 से पहले इस देश का प्रधानमंत्री जामा मस्जिद के चौखट पे नाक रगड़ता था, माथा टेकने जाता था जामा मस्जिद, मनमोहन सिंह हो चाहे सोनिया गांधी हो। एजेंडा शुरू से इनका स्पष्ट है। वो जो हर एक चुनाव से पहले जो भगवा वस्त्र पहन के, माथे पे टीका लगा के, गले में माला पहन के, जो नदी के घाट मंदिर मंदिर जो घूमता है 52 साल का बच्चा और बच्ची, वो सिर्फ एक नाटक है, वो दिखावा है। इनका असली एजेंडा यही है जो ये कर्नाटक और तेलंगाना में कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।